बात होगी झारखंड विधानसभा चुनाव की। पहले चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायकेला और तमाड़ में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस के महाराष्ट्र में मुस्लिम्स को आरक्षण देने के वादे का जिक्र किया और कहा कि हमारे रहते कभी आरक्षण नहीं मिलेगा, हम आदिवासियों का हक छीनकर मुस्लिम्स को नहीं देने देंगे। अमित शाह ने कहा कि नोट गिनने वाली मशीनें थक गई लेकिन पैसा खत्म नहीं हुआ। 350 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए भेजा था, वो हेमंत सरकार खा गई। चंपई सोरेन ने करप्शन रोकने को कहा तो उनको अपमानित करके हटा दिया। साथ ही कहा कि पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका देंगे। ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मोदी जी ने मेरे झारखंड के युवाओं के लिए भेजा था, जो हेमंत सोरेन सरकार खा गई। 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। ये घोटाले करने वाली सरकार है, घोटाले करने वाली सरकार है। तमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है, मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। और हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो, जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। वहीं गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की स्थापना को 200 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश विरोधियों की मंशा को समझना जरूरी है। आज जात पात के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, हमें देश विरोधी कारनामों को नाकाम करना ही होगा। समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठों पर अत्याचार किया था। रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। रामनयन भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी को अब अलविदा कह दिया है, बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रामनयन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को भड़काया। बोले जिस दिन सड़कों पर आ गए सरकार कांप जाएगी। तौकीर रजा की अपील, बात मनमानी है तो मुसलमान एक साथ आए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने पर धमकी मिली है। 2 व्यापारियों को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है। ये जानकारी व्यापारियों के पास विदेशी नंबर से 4 घंटे से तकरीबन 48 फोन कॉल्स आए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 10 दिन के अंदर गोली मारने की धमकी दोनों व्यापारियों को दी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे स्टेटमेंट का समर्थन किया। साथ ही कहा कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। कथावाचक
देवकीनंदन ठाकुर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म बोर्ड की स्थापना और गोरक्षा समेत तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि 1947 में ही जब वक्फ बोर्ड बना था तभी सनातन बोर्ड को भी बना देना चाहिए था। हम नहीं, आप भी जानते हैं इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहे हैं उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है भविष्य में ऐसा अपराध को दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के जबलपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान में भागवत ने कई अहम बैठकें की और कार्यक्रम में मोहन भागवत ने संघ की नेत्री डॉक्टर उर्मिला जामदार की याद की उनको और साथ ही कहा कि ये जो वक्त है दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है, लेकिन कुछ लोग अड़ंगा भी डालने का काम कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने एक बार फिर से कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संतों और सनातन संस्कृति के खिलाफ विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस की पुरानी मानसिकता करार दिया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा बैन को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 25 नवंबर तक निजी तौर पर यह हलफनामा दें कि पटाखा प्रतिबंध को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कौन पेश होता है, हमें पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश और इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदम दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण और पटाखों पर बैन से जुड़े केस में सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने दिवाली के दौरान आदेश का उल्लंघन होने पर दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेसी मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान मोहन यादव ने देनदारी निपटाने के लिए एक बड़ा भी ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही मजदूरों की देनदारी चुकाई जाएगी। इसके साथ ही जेसी मिल की जो खाली जगह है 712 बीघा जमीन, इस पर आईटी सेक्टर को स्थापित किया जाएगा। समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद ऐसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियां जिसमें
मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। चंडीगढ़ में हरियाणा बीएससी की बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा सत्र की अवधि पर मुहर लगी। बताया जा रहा है कि विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। 13, 14 और 18 नवंबर को विधानसभा का सत्र होगा। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज पूरा देश मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। महाराष्ट्र में भी इसी पर मुहर लगेगी। कांग्रेस करती है झूठ की राजनीति और कई बार झूठ की पराकाष्ठा को भी ये लोग पार कर जाते हैं। देखिए, आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है, उसका भी इम्पैक्ट है। और वहाँ पे लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी जिसने लाभ लेना होता है उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस आज बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें, जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर भी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं और इस दौरान वो तकरीबन 275 बेंचों का हिस्सा भी रहे हैं। उधर बहराइच हिंसा में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने के मामले में आज एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। अब बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। महाराजगंज में 13 अक्टूबर को हिंसा के बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कथित अतिक्रमणकारियों के निर्माणों को ढहाने का नोटिस जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के कैशवान और आसपास के इलाकों के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह को सर्च ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया। रविवार को यहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्चिंग की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए। इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुए। सेना के मुताबिक केशवान जंगल में छिपे हुए आतंकी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के हैं। लोगों ने ही 7 नवंबर को 2 विलेज गार्ड की भी हत्या की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया है, जो हत्या वाले दिन फरार हो गया था। पुलिस ने उसे यूपी के बहराइच से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इसके साथ ही शिव कुमार को पनाह देने वाले 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी मामले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और उसमें एक और गिरफ्तारी पड़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा के सेक्टर 122 स्थित सनशाइन अपार्टमेंट्स में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक 3 वर्षीय मासूम बच्चा पहली मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया। घटना अपार्टमेंट के CCTV कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि खेलते समय वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और संतुलन खोने से वो बच्चा नीचे गिर गया। घायल बच्चे का अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। बिहार के मुंगेर में बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। दरअसल जमालपुर रेलवे स्टेशन पर बिना लोको पायलट के ट्रेन का इंजन दौड़ने लगा। इस दौरान इंजन के 3 पहिए पटरी से नीचे उतर गए, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर रूस ने 2022 से एशिया पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इससे सहयोग के कई और अवसर भी पैदा होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को मुंबई में आयोजित भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग और गहरी दोस्ती का एक लंबा इतिहास रहा है और हमारी दोस्ती का इतिहास हमें दोनों ही कारकों का सर्वोत्तम लाभ उठाने की अनुमति देता है।
दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक भी हैं और ये एक महत्वपूर्ण विचार है। 8% विकास दर वाले बाजार, भारत और तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज रूस के बीच पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए अच्छी साबित होगी। India-Eurasian Economic Union trade in goods negotiations commenced in March this year. We need to vigorously take it forward. 4. The first ever bilateral investment forum took place in Moscow in April 2024. We also need to expedite negotiations on the bilateral investment treaty. 5. The program for cooperation in regard to the Russian Far East from 2024 to 29 was signed in July during the annual summit. It encourages other related activities, including in the connectivity sphere. 6. Mutual settlement of trade in national currencies is of great importance, especially in the current circumstances. Special rupee Vostro accounts are right now an effective mechanism. However, even in the short run, a better trade balance with national currency settlements is obviously the answer. A growing Russian appreciation of Make in India as a program to deepen business will certainly help to take forward our cooperation in many domains. इंडोनेशिया के मोकापासुस में भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। ये गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण है, जिसमें 25 कर्मियों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी शामिल है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, तो इंडोनेशियाई दल का प्रतिनिधित्व इंडोनेशिया विशेष दल कोपासिस के 40 सैनिक कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को विकसित करना है।